जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की ये हमारी दूसरी क्लास है। अब यहाँ से आपका जो पॉलिटी का बेस है वो स्टार्ट होगा। आज की भी क्लास फैक्चुअल होगी, लेकिन फैक्ट्स को हम सिर्फ रटने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि उसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम पॉलिटी में फैक्ट से भी कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो क्लास है ये आपको न केवल पीसीएस में आपको फायदा मिलेगा इसका, बल्कि जो बाकी भी वनडे एग्जाम है और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है जैसे लोअर पीसीएस, उसमें भी आपको यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उसमें आपको फायदा मिलेगा। आज जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि भारतीय संविधान सभा से। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो डिमांड थी, ये जो एक आइडिया था भारतीय संविधान सभा का, ये कहाँ से आता है आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो 1942 में 1942 में अगर आप ध्यान देंगे तो क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स योजना के तहत इस संविधान सभा के आइडिया के बारे में बात किया गया। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्रिप्स योजना ने यह नहीं कहा था कि संविधान सभा कैसा होना चाहिए, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए और उसी आधार पर आपका ये भारतीय संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का बना है। ये नहीं सही बात है। ये कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 का, उसने रूपरेखा रखी थी, स्ट्रक्चर बनाया था कि कैसा संविधान सभा हमारे भारत का होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1942 के क्रिप्स मिशन में यह बोला गया कि भारतीयों की मदद लेनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें बोला गया कि एक ऐसे संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसमें अधिकतर भारतीय होंगे और वो अपना फैसला लेंगे कि किस तरह का संविधान उनको बनाना है। आगे आप देखेंगे तो देखिए यही लाइन लिखी हुई है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे देखिए, अब इसमें हुआ क्या। कुल 389 389 सदस्य यानी कि 389 मेंबर्स को बनाने की बात की गई। ये बोला गया कि संविधान सभा जो होगा उसमें 389 मेंबर्स होंगे, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि 389 पूरे सीट्स पर इलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि पूरी सीट नहीं भरी गई। 292 टोटल जो है आप ये जैसी अलॉट किया गया, लेकिन पूरे के पूरे सदस्यों के लिए इलेक्शन नहीं हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो 292 सीट जो है वो प्रांतों को दिया गया, और उस समय राजा भी हुआ करते थे, उनकी रियासतें भी होती थी, तो 93 सीट उनको भी दिया गया। और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर होते थे। आज के समय में जैसे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली के, अंडमान निकोबार के, उसी तरीके से वो चीफ कमिश्नर का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के समय में था, ब्रिटिश इंडिया के समय में। अब यहाँ क्या हुआ, जुलाई 1946 का समय आया। अब बारी आई चुनाव की, और ये जो संविधान सभा है इसमें कैसे लोग चुने जाएंगे। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो देखिए, यहां पर आप मान लीजिए कि एक बड़ा सा हमारे संसद की तरह संविधान सभा है। अब इसमें जो सदस्य होंगे, ये सदस्य सीधे सीधे लोगों के द्वारा नहीं चुने जाएंगे जैसे आज का चुनाव होता है और हम लोग सांसद महोदय लोगों को सीधा सीधा चुनते हैं। तो वैसे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था। जो प्रांत हैं, अलग अलग राज्य हैं, इनमें भी बहुत सारे लोग थे जो आपके द्वारा चुने गए थे उस समय पे। तो जो लोग उस समय चुने गए थे, ये जो उस समय के विधायक जैसे लोग थे, ये जो है वोट किए और इन्होंने लोगों को भेजा यहां पर संविधान सभा में। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से लोग चुनकर वहां पर पहुंचे थे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि जो सीट निर्धारित की गई थी कि एक एक सीट जो आप देंगे संविधान सभा में वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो हर एक व्यक्ति जो संविधान सभा में बैठा था वो लगभग 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में मौजूद था। अब यहां पर बारी आई अंतरिम सरकार की। अब अंतरिम सरकार या अंतरिम, ये जो इंतरिम गवर्नमेंट है, इसका क्या मतलब हुआ। अब ये समय जो था 2 सितंबर 1946, ये 15 अगस्त 1947 के आसपास का टाइम है। यानी कि वो टाइम है जब आप देखेंगे कि ब्रिटेन ब्रिटेन के हाथ से अब सत्ता जा रही है और भारत अब आजादी की तरफ बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जो होता है, एक बदलाव जो होता है, वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो उसी के लिए एक सरकार का गठन होना चाहिए, ताकि क्या डिफेंस की जरूरत होगी इस पूरे समय में, कोई शिक्षा को देख लेगा, कोई कृषि को देख लेगा। इस तरीके से एक सरकार का एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए, जैसे बजट में होता है। अब सरकार जाने वाली है, ये कंफर्म नहीं होता कि वही गवर्नमेंट वापस चुन के आती है। तो लास्ट का जो बजट होता है वो पूरे वर्ष का नहीं जारी किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए पूरे वर्ष का बजट जारी कर दिया गया और वो सरकार नहीं वापस आई, दूसरी सरकार आई, तो उस साल उनका कोई और प्राथमिकता होगा। तो इसीलिए ये अंतरिम सरकार इस तरीके से बनती है कब, 2 सितंबर 1946 में। और
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप समझिए कि ये जो गवर्नमेंट थी इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन थे? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब सिंपल सा क्या है? आप किसी पद पर बैठे हैं और उस पद पर होने की वजह से अपने आप किसी और जगह के आप अध्यक्ष चुन लिए गए। सिंपल सा इसका क्या मतलब हुआ? आपको अगर आज के समय में राज्यसभा का चेयरमैन बनना है, राज्यसभा का सभापति बनना है, तो आपको राज्यसभा के सभापति बनने के लिए चुनाव में नहीं खड़ा होना है। आपको क्या बनना है? आपको बनना है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। आप वाइस प्रेसिडेंट बनिए, अपने आप राज्यसभा के चेयरमैन के पद पर आसीन हो जाएंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो उसी तरीके से जो गवर्नर जनरल, जो वाइस रॉय थे उस समय के, तो माउंटबेटन थे। तो वाइस राय को बोला गया कि जो ये अंतरिम सरकार होगी आप इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। लेकिन जो रियल पावर दिया गया, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये जो है एक सरकार जो बनी, उसमें इनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। और इसमें बहुत सारे और भी तमाम लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, जगजीवन राम जी भी थे, सी राजगोपालाचारी जी भी थे। अब इस समय भी सरकार गठन हुआ, कुछ मंत्रालय बांटे गए। और जो हमारे आजाद भारत का पहला कैबिनेट था, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उसमें भी मंत्रालय बांटे गए। तो क्या आपको सारे नाम याद रखने हैं? नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अधिकतर आप फोकस करिएगा जो आजाद भारत का पहला कैबिनेट गठित हुआ था, यानी कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो फॉर्म हुआ था, आपको उनमें जिन जिन मंत्रालय पे लोग बैठे हुए थे उस समय, वो आपको ध्यान में रखना है। वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। और एक बात और, ये मुस्लिम लीग जो है ये 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। इनका एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, जब ये अंतरिम सरकार बनी थी तब मुस्लिम लीग शुरुआत में नहीं शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग जो है, आपको एक बात ध्यान ये रखना है कि जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उन्होंने शुरुआत में शामिल होने से सरकार में मना कर दिया। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 में ज्वाइन हुए हैं। तो आप अगर 26 अक्टूबर नहीं भी याद रखना चाहते हैं तो अपने दिमाग में इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाँ, मुस्लिम लीग शुरू में मना कर रहे थे अंतरिम सरकार में, वो नहीं चाहते थे कि वो हिस्सा बने उस सरकार का। लेकिन फिर उसके बाद जो उस समय के वाइसरॉय थे उनके समझाने पे या बातचीत के आधार पे मुस्लिम लीग ने कहा उसी साल 1946 के अक्टूबर में कि हम भी सरकार का हिस्सा बनेंगे, और कुछ मंत्रालय के पद उनको भी आवंटित किए गए थे, अलोकेट किए गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां देखिए, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बात है कि अब संविधान सभा आपने बना लिया, अब उसकी बैठक होगी। तो जो पहली बैठक थी वो थी 9 दिसंबर 1946। क्या आपको ये डेट याद होनी चाहिए? बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि जो पहली बैठक है वो महत्वपूर्ण है, आखिरी बैठक है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो जो डेट आपको बताया जा रहा है, जब भी आप इस क्लास को पढ़िए, कोशिश करिए कि आपके हाथ में एक रफ कॉपी जरूर हो, पेन लेकर आप बैठें। और जहां जहां मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है कि वो डेट इंपॉर्टेंट है, भले ही ये स्लाइड आपको मिलेगी, लेकिन आप अपने साथ पढ़ते समय रफ नोट्स हैंड रिटेन बनाते चलिए, ताकि जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो आप उसको रिवाइज कर पाए। तो ऐसे बिल्कुल बैठ के नहीं, जैसे मूवी देखते हैं वैसे नहीं देखना है। कोशिश करिए कि एक एक्टिव लिसनर की तरह आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व रहें, जुड़े हुए रहें और पढ़ते रहें। अब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, संविधान सभा की बैठक हो गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनका नाम याद रखिएगा, भूल कर भी नहीं भूलना है आपको। ये अस्थाई अध्यक्ष बने। अब पहली बैठक हुई, पहली बैठक में किसी को तो आपको अध्यक्ष पद पे चुनना है। तो आपने किसको चुना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी चेयरमैन चुना। टेम्पररी क्यों? क्योंकि अभी वोटिंग नहीं हुआ, अभी आपने उनको बस केवल उस दिन का कार्यभार संभालने के लिए चुन लिया। फिर बाद में आप खुद ही देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बाद में चुने गए संविधान सभा के। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो संविधान सभा है ये सिर्फ संविधान बनाने का कार्य नहीं करती थी। उस समय देश में सरकारें भी तो चलानी होती थी। तो क्या होता था कि ये दो तरीके से मिलती थी, संविधान सभा के रूप में भी, और एक जब संसद की तरह भी मिलती थी। संसद नहीं थी लेकिन उसकी तरह मिलती थी जब कोई कानून वगैरह पास करना होता था। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जब वो संविधान सभा की तरह संविधान सभा नहीं मिलती थी तो उस समय अध्यक्ष कौन हुआ करते थे उस समय। अब एक और बात, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग जो है वो अंतरिम गवर्नमेंट में तो शामिल थी, अंतरिम सरकार में शामिल थी, लेकिन जब बात आई यहां पर संविधान सभा की बैठक में, तब मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम नहीं इसमें रहने वाले, हमें अपना अलग संविधान, तो हमें अपना पाकिस्तान चाहिए। अब यहाँ पर अस्थाई के बाद अस्थाई अध्यक्ष यानी कि जो परमानेंट
प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। ये चेयरमैन आप इसको समझ लीजिए, परमानेंट चेयरमैन बनते हैं कब? बैठक के 2 दिन के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। अभी 1946 नहीं पार हुआ है, अभी हम दिसंबर में ही चल रहे हैं। और आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके सामने से गुजर रही हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, मात्र 2 दिन बीतता है, और 2 दिन के बाद अस्थायी अध्यक्ष जो उस समय पहली बैठक में चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनकी जगह पर 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। 2 दिन और बीतता है, यानी 2-2 दिन के अंतराल को आपको याद रखना है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, और आपका पेन चलता रहे जो कॉपी लेके आप बैठे हैं। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्तावना पारित किया, प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य के रूप में था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या? कि ये जो संविधान बन रहा है, हम इसमें इससे क्या पाना चाह रहे हैं, हम इस संविधान से किस तरह का भारत का निर्माण करना चाहते हैं। तो जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो आप समझ लीजिए ये प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही नतीजा है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। तब हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि भारत सेक्युलर है, भारत रिपब्लिक है, गणतंत्र है, जो राज्य का हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, देश का सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ इंसान है, उसे हम लोग चुनते हैं। हालांकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कोई बात नहीं, लेकिन चुना हुआ व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि कोई राजशाही ही चल रही है हमारे देश में। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग प्रियम्बल प्रस्तावना में तब पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को लेके आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझिए। हमेशा ड्राफ्टिंग कमेटी में आप लोग याद करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके चेयरमैन थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी है क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य क्या था? संविधान सभा आपके सामने बैठी हुई है, और जितने भी तमाम मेंबर्स या सदस्य हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं। अपनी बात को रखने के बाद वो बात जो है, मान लीजिए कि कोई फंडामेंटल राइट के ऊपर बात हो रही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर बात हो रही है, मौलिक अधिकारों के ऊपर बात हो रही है, तो उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, कमेटी बनी रहती है। हम लोग कमेटी में भी आगे नाम देखेंगे जो आपको याद रखना है। तो जो कमेटी है उसमें काफी सारे लोग हैं, उनका काम क्या है? आपने कुछ बात किया, वो उसको नोट कर लिए, आपने कुछ बात किया, वो उसको नोट कर लिए। तो वो जो रिपोर्ट बनने के बाद उसको हमें लीगल लैंग्वेज में, बिल्कुल कानूनी भाषा में सही तरीके से लिखकर और संविधान में उसको रखना है। ये काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से सबकी बातों को एक जगह पे रख के, और उसको फिर हमें कानूनी भाषा में बेहतर तरीके से लिखकर संविधान में शामिल करना है। ये काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। 29 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त बीते हुए देश को आजाद हुए लगभग 2 हफ्ता हो गया। 2 हफ्ते के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब इसमें कुल 7 सदस्य थे, और यह महत्वपूर्ण है कि आप 7 सदस्यों के नाम जरूर एक बार रिवाइज करें। 7 सदस्य थे। आगे देखते हैं हम लोग। जो डिटेल वगैरह पीडीएफ है उसमें आप लोगों को ये नाम वगैरह मिल जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं भी है अभी इस समय। हम लोग एक ओवरऑल चीजों को देख रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे महिला सदस्यों को। देखिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में भी आता है कि जितने भी संविधान सभा में लोग सदस्य मौजूद थे उसमें महिला सदस्य कितनी थी। तो ये याद रखिएगा कि 15 महिला सदस्य जो हैं वो उस समय संविधान सभा में मौजूद थी। वनडे एग्जाम में या कभी कभी फैक्चुअल रूप में अच्छा क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बन जाता है यहाँ से। इसमें काफ़ी प्रसिद्ध लोग थे। सरोजिनी नायडू जी थीं, विजया लक्ष्मी पंडित जी थीं। अब सरोजिनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित जी, इन दोनों लोगों का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये इनमें से कौन पहली गवर्नर थी, महिला गवर्नर थी, और इनमें से कौन पहली महिला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष बनी थी। और यही दोनों में से कोई 2 लोग थी। सुचेता कृपलानी जी का भी नाम आपको पता होना चाहिए। लगभग संविधान सभा की बात करें तो 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन ये कुल मिला के कार्य हुआ। 114 दिन की इसमें चर्चा हुई, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ, ये सब अलग चीज है। और कुल 12 सेशन आयोजित हुए थे। कुल 12 अधिवेशन, यानी कि टोटल 12 सेशंस हुए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। 12 सेशंस टोटल हुआ था। तो यहाँ पर एक 12 सेशन वाला इंपॉर्टेंट है, और एक 15 महिला सदस्य मौजूद थी संविधान सभा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस स्लाइड से अभी तक ये 2 फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कब हमने संविधान को अपनाया,
और कब उसे लागू किया। तो संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, यानी कि इसको हमने अडॉप्ट किया। जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि हम ऐसे बोलेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपने आप, अपने खुद को ये संविधान बनाकर देते हैं। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया जो शब्द है, हम भारत के लोग, वो ये दर्शाता है, हम प्रियम्बल में भी समझेंगे, बट ये बात इस बात को दर्शाता है कि जो पावर है, जो अथॉरिटी का सोर्स है, यानी ये जो शासन को एक हामी भरी गई है कि हाँ, आप हमारे आधार पे, हमारे लिए आप वहां पर प्रशासन चला सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, ये जो उनको ताकत मिली है, ये हामी भरी गई है, ये लोगों के द्वारा दी गई है। तो लोग ही लोकतंत्र में सबसे ऊपर होते हैं। लोकतंत्र में अल्टीमेट तरीके से अंतिम में अगर आप देखेंगे कि कौन सबसे ऊपर है, तो वो लोग ही हैं। तो सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही चुन के चलाई जाती है। अब 26 नवंबर 1949, आप ये जो डेट है और ईयर है, ये आप प्रस्तावना प्रियम्बल में भी पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, और इसका कारण आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 को आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो पहली बार ध्वजारोहण हुआ था, और भारत को आजाद करने का एक डेट जो दिया गया था उस रिजोल्यूशन में, वो वहां पर 26 जनवरी 1950 था। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं वो कहां से इलेक्टेड हुए थे। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं वो कहां से उनका निर्वाचन हुआ था। उनका निर्वाचन बॉम्बे प्रांत से हुआ था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा में साम्यवादी हिंदू महासभा समाजवादी दल का प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी कि कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा और सोशल पार्टी हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले इस पे देखते हैं, स्लाइड पे। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ और भी चीजें हैं, नेशनल सिंबल्स और इवेंट्स, और आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या होता है कि हम लोग इन फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसी की वजह से हमारा इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। तो हर एक फैक्ट को बहुत सिंसियरली पढ़िएगा, और रफ पेज, रफ कॉपी जो मैंने आप लोगों से बोला है कि पढ़ते समय आपका पेन चलना चाहिए, वो जरूर आप लोग देखिएगा। नेशनल फ्लैग जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप जो है ये हमारी कंफर्म हुई मई 1949 को। चलिए ठीक है, ये बस आप पढ़ लीजिए, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। उसके बाद राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? ये भी वही डेट है लगभग लगभग। तो नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को, और पहली बार 1911 के सेशन में गाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के 1911 में ये राष्ट्रगान गाया गया था। कभी हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे भी चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप और हम लोग सीखेंगे। और पहली बार 1896 का सेशन हुआ था, ये भी बताइएगा कि राष्ट्रगीत जब गाया गया था तो ये कौन से सेशन में हुआ था। और ठीक इसके नीचे 1911 वाला भी आप लोग लिखिएगा, मेंशन करिएगा। अनमहत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। संविधान पर जो हस्ताक्षर हुआ वो 24 जनवरी 1950 को हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था यूपीपीसीएस के कि लास्ट सेशन, आखिरी जो अधिवेशन हुआ है संविधान सभा का, वो कौन से डेट को हुआ था? तो बहुत सारे लोग 26 नवंबर 1949 उन्होंने टिक कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि संविधान को हमने अपनाया है, प्रस्तावना में भी ये चीज लिखा हुआ है, तो शायद वही लास्ट डेट था सेशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, या फिर आखिरी अधिवेशन था। ये गलत है। राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। ये बात ठीक है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसको अपनाया था, लेकिन अगले साल आप देखेंगे 1950 में तो 24 जनवरी को सारे लोग फिर से आए थे उस अधिवेशन में, और वहां पर आके उन्होंने साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट पे, संविधान जो उन्होंने बनाया था इतनी मेहनत के बाद और जद्दोजहद के बाद। तो आखिरी जो संविधान सभा का सेशन था वो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 है। क्या है? 24 जनवरी 1950, न कि 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950, क्योंकि 24 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा की बैठक नहीं होती है, और 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान सभा को भंग करके इसे अंतरिम संसद के रूप में बना दिया गया, तो संविधान सभा का रोल खत्म कर दिया गया, और उसी को संविधान सभा को अब भंग करके संसद की तरफ फिर आके, पता है आपको 1951-52 में इलेक्शन होता है और फिर वहां से सरकारें चल रही हैं संसद से। राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? जो भी नेशनल एम्बलम है हमारा वो हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को।
अंतिम बैठक देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950। यानी कि फाइनल मीटिंग कब होता है? 24 जनवरी 1950। ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फिर प्रथम राष्ट्रपति बने। और यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, जब मूल संविधान तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तब वहां पर लगभग 22 पार्ट में था, यानी कि 22 भाग में था, 395 अनुच्छेद यानी कि 395 आर्टिकल्स थे, और 8 अनुसूचियां यानी कि टोटल 8 जो है वो शेड्यूल्स था। लेकिन अब कितना है? 12 है। अब आप यहां पर यह बताइएगा कि अनुच्छेद इस समय कितने हैं? वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि इस समय अगर आप देखेंगे तो 12 जो है वो शेड्यूल्स हैं। अब आप ये बताइएगा कि कितने अनुच्छेद हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका जरूर रिप्लाई करिएगा। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आप समझिए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल यानी कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे और एक्सटर्नल अफेयर्स थे, ये आपको पता होगा। सरदार पटेल जी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि वो गृह मंत्रालय उनके पास था। और सूचना प्रसारण यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये भी थे। तो यहाँ स्टार बना लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सूचना और प्रसारण मंत्री भी कौन थे? सरदार पटेल जी थे। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम जी हमारे शिक्षा मंत्री थे पहले। आर के शनमुगम शेट्टी जो हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनको स्टार बना लीजिए। सरदार बलदेव सिंह जी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम जी जो है वो लेबर मिनिस्टर यानी कि लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई जी बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ़ी अहमद किदवई जी हमारे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के हैं। इनके बारे में कभी पढ़िएगा आप। और इनकी फैमिली में बहुत सारे फिर बाद में अच्छे लेवल पे पॉलिटिशियंस भी हुए। रफ़ी अहमद किदवई जो है ये संचार मंत्री यानी कि कम्युनिकेशंस मिनिस्टर हैं। राजकुमारी अमृत कौर पे सवाल पूछा हुआ था, ये शायद एपीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें था, आप लोग क्रॉस चेक करिएगा, जहां तक याद आ रहा है कि एपीएस में ये चीज था। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री हैं, ये आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को पता है। एनवी गडगिल जी जो है ये कार्य यानी कि वर्क्स और खादान एवं ऊर्जा मिनिस्टर यानी कि ये माइंस और पावर इनके पास था। तो एनवी गडगिल जी जो हैं इनको स्टार बना लीजिए। लास्ट में आपको एग्जाम के पहले ये नाम देख के जाना है। जॉन मथई को देख के जाना है। रेलवे एवं परिवहन यानी कि रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खुद खाद्य एवं कृषि मंत्री उस समय थे, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। जो बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, भूल के भी मत भूलिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उद्योग एवं आपूर्ति इनके पास था, यानी कि ये इंडस्ट्री एंड सप्लाईज मिनिस्टर थे। गृह मामलों के और एवं कानून जो है ये कैलाशनाथ काटजू थे। कैलाशनाथ काटजू कोई बात नहीं, इसको आप अभी इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको देख लिया जाएगा। सीएच भाभा, जो होमी जहांगीर भाभा हैं, ये वाणिज्य मंत्री थे, यानी कि होमी जहांगीर भाभा जो है ये कॉमर्स मिनिस्टर थे। पॉइंट नंबर 14 को एक बार क्रॉस चेक करके फिर से आप लोगों को बता दिया जाएगा, इसको अभी फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट करिए। सीएच भाभा जो हैं, होमी जहांगीर भाभा, ये वाणिज्य मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। तो अब आपको ये समझ में आ गया स्टार किस पे बनवाया गया है, क्योंकि वो नाम है जो अक्सर हम एग्जाम के पहले नहीं देखते हैं, हमें ये नहीं याद होता है क्योंकि ये जनरलाइज नहीं है आमतौर पर। तो आपको ये स्टार बना लीजिए और एग्जाम के पहले जरूर देख के जाना है 3 से 4 बार। अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ देखते हैं। अब यहाँ देखिए, संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां हैं, इनको हम लोग फिर भी अ, और कैसे आसान तरीके से याद किया जाए उसके ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये आप लोगों को पता है। संचालन समिति यानी कि जो स्टीयरिंग कमेटी है, किस तरीके से वहाँ पे संविधान सभा में संचालन होगा, कार्य होगा, ये सारी चीजें जो थी, संचालन समिति वो किसके अंडर में थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। और रूल्स कमेटी भी उन्हीं के अंडर में थी। क्या नियम होना चाहिए, किस तरीके से संविधान सभा कार्य करेगी, तो ये अब जो अध्यक्ष होगा उसी के अंतर्गत अगर आप समिति रख रहे हैं तो उनके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। उनको किसी कमेटी के सदस्य को बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं चाहता हूं कि इस तरीके का नियम बने और वो कुछ और अपने मर्जी से बना रहा है। तो वही इंसान जो अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है वो चाहेगा कि व्यवस्था बड़ी अच्छे तरीके से हो, संविधान सभा के अंडर मतलब जो भी कार्य हो रहे हो, और उन्हीं को आप अध्यक्ष भी बना दिए किसी समिति का। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रॉपर तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई असमंजस की स्थिति नहीं मिलेगी। तो नियम वाली समिति और संचालन समिति दोनों का दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में था। ये बात याद रखेंगे आप लोग। स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल्स कमेटी, ये दोनों के दोनों किसके पास था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में। प्रांतीय संविधान सभा, अब प्रांतों को किसने जोड़कर यूनिफाइड किया था, एकीकरण किया था? ये आपका किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो प्रांतीय जो संविधान समिति थी, यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जो संघीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ये किसकी अध्यक्षता में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के अंतर्गत था, और प्रोविंशियल वाला जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। ये बात याद रखिएगा। अब राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति है, यानी एडहॉक कमेटी, ये एडहॉक कमेटी थी नेशनल फ्लैग पर। एडहॉक कमेटी बनाई गई थी। एडहॉक कमेटी क्यों बनाई गई? अब सोचिए, इनका काम क्या था? ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ही अध्यक्षता में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जिम्मेदारी दी गई कि हमारा जो झंडा होगा, वो ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज किस तरह का होना चाहिए, उसकी डिजाइनिंग, और अगर आप उसमें कोई प्रतीक चिन्ह ले रहे हैं तो वो कहाँ से होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ समय आपको लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय ध्वज को बनाने में आपको 2 साल लग जाएगा। थोड़े समय के लिए अपना कीमती समय ऐसे बड़े लीडर्स को देना था। तो इसीलिए उसको एडहॉक कमेटी बनाया गया थोड़े समय के लिए। बस वो बनाया गया, उसका मेन मकसद था कि राष्ट्रीय ध्वज का एक डिज़ाइन तैयार करना है प्रॉपर तरीके से, और एक बार जैसे ही वो चीज़ तैयार हो गई, तो वहाँ पर फिर वो समिति पूरी कर दी गई, खत्म कर दी गई। उसके बाद परामर्श समिति एक बनाई गई थी, एडवाइजरी कमेटी थी। अब एडवाइस देने में, सलाह देने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से कौन बेहतरीन हो सकता है कई सारे मामलों में? तो परामर्श समिति जो है, वो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत था। अब कार्य संचालन समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसका भी काम क्या था? कार्य सुचारू रूप से संविधान सभा का हो, बातचीत जो हो रही है वो बेहतर तरीके से हो, समय जो दिया जा रहा है सदस्यों को वो सही तरीके से हो, सब सुचारू रूप से कार्य होना चाहिए। तो ये जो है कार्य संचालन समिति, ये के एम मुंशी जी के अंतर्गत ये समिति थी। उसके बाद राज्य समिति, एक स्टेट्स को लेकर भी कमेटी बनाई गई थी। इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता के अंतर में किया था, मतलब ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, ये राज्य समिति बनाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति बनी थी। अब ये ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी। एस वरा, ये जो हमारे हैं ना वारदाचार्यार जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एस वारदाचार्यार जी। इनका काम क्या था? सुप्रीम कोर्ट तो बाद में बना, सुप्रीम कोर्ट 1950 में आया। कब आया बताइएगा? 28 जनवरी, 30 जनवरी, 26 जनवरी, या कब आया था? जरूर बताइएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि फेडरल कोर्ट 1937 में बन चुका था। अब फेडरल कोर्ट का निर्माण, जो संघीय नहीं था, फेडरल फेडरल जो कोर्ट था उस समय, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, जो हम लोगों ने कल देखा था। अब इस फेडरल कोर्ट को बनाने के बाद जरूरत हुआ कि हमारे आजाद भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय हो। कैसी होनी चाहिए, वो कहाँ पर होनी चाहिए, क्या एक से अधिक जगह पर उसकी बेंच होनी चाहिए या एक ही शहर में होना चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा के लिए जो समिति का गठन किया गया था, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय की समिति किसके अंतर्गत की गई थी, किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? एस वारदाचार्यार जी के सदस्य, मतलब इनकी अध्यक्षता में वो गठित की गई थी समिति। मूल अधिकार उप समिति, ये जो फंडामेंटल राइट्स का एक सब कमेटी बनाया गया। सब कमेटी का मतलब क्या है कि कमेटी के अंतर्गत कमेटी था, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं था। एक कमेटी के अंतर्गत भी थोड़ा सा आप किसी को और मौका देना चाहते हैं कि ऑटोनॉमस तरीके से अपना खुल के आप चाहें तो आपको कुछ अधिकार दिया जा रहा है, आप समिति बना के कार्य करिए और आपने रिपोर्ट मुझे सौंपिएगा। तो ये जेबी कृपलानी जी के अंतर्गत किया गया था। और अल्पसंख्यक की भी एक उप समिति थी, ये माइनॉरिटी सब कमिटी एस सी मुखर्जी के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, हाथ से लिखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। एक जगह आपको मिल गया तो आपके लिए फायदा है एग्जाम को लेके। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, ये बात है समझने वाली। देखिए, बोरोड फीचर्स क्या है? हमारा संविधान जो है वो कहीं ना कहीं हर विश्व के महत्वपूर्ण जो देश थे उनके संविधान को समझा गया, पढ़ा गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यानी कि इंडियन सरकमस्टेंसेस में, उसे हम किस तरीके से लागू कर सकते हैं, इस बात पे जोर दिया गया। और इसीलिए ये भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत आपको पढ़ना पड़ता है। अब हम कैसे इसको समझेंगे, इस काम को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, भारत शासन 1935, कल का लेक्चर जो पिछला वाला है प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो बिगेस्ट सोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत अगर संविधान का कोई है तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
क्योंकि वहां से हमने बहुत सारी चीजें ली। अब आप खुद ही समझेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्कीम, संघीय तंत्र, यानी कि केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होंगे, ये सारी चीजें जो हम पहले से देखते आ रहे हैं ब्रिटिशर्स के समय से, वो हमें कहाँ से जानने को मिला? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इस अधिनियम से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया, राज्यपाल का कार्यालय। अब हमें राज्यपाल जो आज आप देखते हैं गवर्नर का ऑफिस, वो कहाँ से आपको मिला है? वो इसी एक्ट से मिला हुआ है। उसके बाद फेडरल कोर्ट, ये बेसिस बना जुडिशरी का। देखिए, इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना की थी, जो अभी हम लोग पिछले साइड में भी पढ़ रहे थे, 1937 में। 1937 दोनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्मा को अलग कर दिया गया था भारत से, तो बर्मा जो अलग हुआ था भारत से, वो इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था 1937 में। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, यानी कि न्यायपालिका का जो आधार बना। अभी आपने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा कि एक सुप्रीम कोर्ट को लेकर कमेटी बनी हुई थी। वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कहीं ना कहीं इनको भी पढ़ रही होगी कि संघीय न्यायालय जो स्थापित हुआ इस एक्ट के द्वारा वो क्या था। उसके बाद लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। लोक सेवा आयोग जो हम आज लोक सेवा आयोग देखते हैं, वो भी इसी कहीं ना कहीं इसके ही एक्ट में लिखे हुए प्रावधानों से प्रेरित है। आपातकाल उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसका जो आधार है वो भी आपको यहीं से मिलता है। देखिए, इमरजेंसी के बारे में जानना और इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को जो खत्म किया जाता है, रोका जाता है, वो अलग चीज है। वो जर्मनी से आप सीखते हैं। जब जर्मनी से भी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इमरजेंसी के दौरान, यानी कि जब आपातकालीन स्थिति होगी, तो आपके जो मौलिक अधिकार है वो उस समय उतने तरीके से लागू नहीं होंगे जैसे नॉर्मल सिचुएशन में लागू होता है। ये बात जो सस्पेंशन कर देना है, कि उसको पहले कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दो उसके फंडामेंटल राइट्स को, तो वो आप कहाँ से लेंगे? वो जर्मनी से लिए हैं। लेकिन जो आपातकालीन स्थिति है, आपातकालीन स्थिति में हमने इनसे क्या लिया है? 1935 के संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इससे हमने ये लिया है कि जब भी आपातकालीन स्थिति हो, केंद्र सरकार को मजबूत कर दो। राज्य अलग अलग तरीके से हैं, वो मिलके नहीं संभाल पाएंगे उस सिचुएशन को। तो केंद्र को मजबूत करो, कानून बनाने का अधिकार उसको दे दो, जरूरत पड़े तो राज्यों के भी सब्जेक्ट में, विषय में वो कानून बना पाए। ये सब जो प्रावधान की बात की गई है, वो हमने इन्हीं से लिया हुआ है। और शक्तियों का जो विभाजन हुआ, जो पावर का डिवीजन हुआ, अब एक तरफ आप संघीय तंत्र बना रहे हैं, फेडरल स्कीम, तो आपको जाहिर सी बात है कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे नहीं कि शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, तो क्या मतलब है इसका फेडरल का? तब तो फिर केंद्रीकरण है, तब तो सेंटर है कि होगा केवल एक, जितना मर्जी आएगा, किसी राज्य को पावर देगा, किसी को नहीं देगा। तो आपने 3 तरह की सूची बना दी। इस 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 3 तरह की सूची थी, जो हमने कल भी देखा था। आज आप सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, उसमें फेडरल लिस्ट था, संघीय सूची। आज आप केंद्रीय सूची बोलते हैं, सेंट्रल लिस्ट, तो उसमें फेडरल लिस्ट था। आज आप स्टेट लिस्ट बोलते हैं, वो प्रोविंशियल लिस्ट था, यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट का मतलब प्रांतीय सूची था। और आज आप जो कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, उसमें भी कॉन्करेंट लिस्ट था, जिसको हम हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। तो एफपीसी यानी कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये आपका किसमें था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो क्या आपके पास आज 3 तरह की लिस्ट नहीं है? बिल्कुल है। फेडरल को आपने सेंटर बोल दिया, प्रोविंशियल को आपने स्टेट वाला बोल दिया, और कॉन्करेंट आपका कॉन्करेंट है, यानी कि समवर्ती सूची है। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो आपको ये आइडिया लग गया कि इस जब भी ये अधिनियम का नाम आएगा, तो आपको किन किन महत्वपूर्ण चीजों पे ध्यान देना है। शक्तियों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर कैसा हुआ, आपातकालीन उपबंध यानी कि बेसिस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, लोक सेवा आयोग हमें मिला, संघीय न्यायालय से हमने अपने न्यायपालिका का आधार बनाया, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में हमने जाना, संघीय तंत्र यानी कि फेडरल स्कीम के बारे में हमने जाना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो है यूएसए। अब आप एक बात समझिए, जब भी यूएसए की बात आएगी, तो आप कभी भी सोचेंगे कि हमने क्या क्या सोर्स उठाया है यूएसए से। यूएसए हमेशा राष्ट्रपति की तरफ जाएगा, यूके ब्रिटेन हमेशा प्रधानमंत्री की तरफ जाएगा। सरकार प्रधानमंत्री के पास रहे कंट्रोल में, यूके। केंद्र बहुत ज्यादा मजबूत हो, ताकतवर हो, कनाडा। और राष्ट्रपति की तरफ पावर जाए, उपराष्ट्रपति की तरफ आप बात को समझेंगे, तो वो हो जाएगा यूएसए। अब आप देखिए, यहां पर आपको क्या मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकार बहुत मजबूत हैं, इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वहां पे गन कल्चर भी है। हमें गन रखना है, हमारी एज हो गई 18 साल, अब हम रखेंगे गन।
ये बात अलग है कि AK-47 नहीं है, लोगों के पास और भी तरह की गन होती है, लेकिन गन है। यानी इतनी ज़्यादा उनको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में चिंता है। तो मौलिक अधिकार का टॉपिक कभी भी आपको लगे कि कहाँ से मिला है, तो यूएसए से मिला है। उद्देशिका का विचार, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल का कॉन्सेप्ट जो है, वो कहीं न कहीं हमने वहाँ से लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रिएम्बल ही हमने वहाँ से ले लिया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो सिस्टम है वो यूएसए में है, और न्यायपालिका जो जुडिशरी है वो सबसे ताकतवर कहाँ पर है, वो भी यूएसए में है। तो जब भी आप कभी ऐसे देखेंगे कि कोई ऐसा प्रावधान जिसमें न्यायपालिका को ताकत दिया जा रहा है, तो आप हमेशा यूएस की तरफ जाइएगा। तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, जो कहीं ना कहीं संसद को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, चरम स्तर पे ताकतवर नहीं होने देता है, कुछ भी कानून बनाने का देश में इजाजत नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं ये न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तो यानी कि जुडिशरी आपने ताकतवर बनाई, जुडिशरी ताकतवर बनाई, तो आप कहाँ सोचेंगे, यूएस की तरफ। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अगर आपने सर्वोच्च रखा, तो जाहिर सी बात है कि राज्यों को भी ताकत मिलेगी। राज्य इस बात को लेके सुनिश्चित रहेंगे कि चलो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा कुछ संविधान के नाम पर बना हुआ है हमारे देश में कि केंद्र अपनी मर्जी नहीं चला सकता हर बार, उसको कहीं ना कहीं हमारे भी रिस्पेक्ट करनी होगी बाउंड्री की और ताकत की। और वहां पर आपको पता है कि यूएसए के जो स्टेट्स होते हैं वो इतने मजबूत हैं कि आप उनकी बाउंड्री हमारे राज्यों की तरह चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको ताकतवर संविधान की जरूरत है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता हमने यूएस से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर से देखिए आपने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोल के ये बता दिया कि जुडिशरी ताकतवर है, वो स्वतंत्र है, उसकी तो स्वतंत्रता को आप हनन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की बात आ गई, प्रधानमंत्री पर महाभियोग की बात नहीं हो रही है कि आप यूके के बारे में सोचेंगे, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाए। तो जहां पर राष्ट्रपति सर्वोच्च मजबूत पद पर बैठा होगा वहीं पर आप उसका महाभियोग कर सकते हैं। हालांकि हमारे देश में प्रधानमंत्री मजबूत है, लेकिन राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रक्रिया, जो एक शब्द है, वो हम बोलते हैं महाभियोग। इम्पीचमेंट जो शब्द है महाभियोग, वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग में आता है हमारे देश में, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का जो पद आपने लिया वो कहाँ से मिला आपको, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और मजबूत न्यायपालिका की बात होगी तो आपको यूएस के बारे में सोचना है। और न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो भी रिमूवल ऑफ जजेस जो है वो हमने यूएस से स्रोत के रूप में लिया है। अब आप देखिए न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कितनी जटिल है। कोई बहुत आसान तरीके से आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं हटा सकते हैं, यानी कि फिर से आप मजबूत न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को जोड़िए। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि ये जो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू है, मजबूत हमें न्यायपालिका की तरफ ले जा रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये तीनों पॉइंट हमें दर्शाते हैं कि हमने ये चीज यूएस से लिया हुआ है। मौलिक अधिकार, वहां पर गन कल्चर है, वहां गन भी रखना है, बहुत ज्यादा लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, यूएस से हमने लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, तो ये सब कुछ हमने यूएस से लिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर अब बात आएगी ब्रिटेन की और बात आएगी यहाँ पर कनाडा की। जब भी आप ब्रिटेन की बात करेंगे उनका मेन फोकस रहता है प्रधानमंत्री की तरफ, उनका मेन फोकस होता है मंत्रिपरिषद की तरफ। और जब कनाडा की बारी आएगी तो कनाडा हमेशा बोलता है कि केंद्र को ताकतवर बनाओ। तो अब केंद्र को जब भी आप ताकतवर बनाएंगे तो गवर्नर को अपने एक ऐसे एजेंट की तरह रखेंगे, एजेंट तो आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो गवर्नर को एक ऐसे ऑफिस की तरह आप रखेंगे जो हमेशा रिपोर्ट बनाता रहे स्टेट के खिलाफ या स्टेट के बारे में कि आखिर वो सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं। यानी कहीं ना कहीं राज्यों पर केंद्र की निगरानी मजबूत होती है, पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि अगर उन्होंने ये बता दिया, हमारे देश में भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट में काम नहीं चल रहा है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो फिर आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। तो ब्रिटेन ने क्या बोला, संसदीय शासन प्रणाली, हमें राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद जो है वो हमारे देश में कहाँ से आया, ब्रिटेन से आया, यूके से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में दो तरह की नागरिकता नहीं है कि आप उड़ीसा के या यूपी के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं। आप उड़ीसा में रहिए, यूपी में रहिए, बिहार में रहिए, महाराष्ट्र में रहिए, आप सिर्फ एक नागरिकता आपके पास है जिसका मतलब है भारत। आप भारतीय हैं, राज्य चाहे आपका कुछ भी हो। विधि का शासन, विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। आप चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे आपके पास कुछ भी पैसे ना हो, अगर आपने क्राइम किया है तो कानून आपको एक नज़र से देखता है। कानून के नज़र में आप सभी एक ही तरीके से सजा के पात्र होंगे। ऐसा नहीं है कि आप वीआईपी पर्सन है तो चलिए आपको 6 महीने में छोड़ दिया जाएगा, और कोई गरीब इंसान है तो उसको 10 साल की सजा होगी। जो प्रावधान है वो सभी लोगों पर समान तरीके से लागू होगा।
द्विसदनीय व्यवस्था, बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म हम लोगों ने कल के भी एक्ट में पढ़ा था। आपके पास सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा नहीं है, बल्कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि हमारे यहाँ जो पूरा मंत्री परिषद है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर बेहतर काम नहीं कर रहे हैं तो संसद में खड़े हुए सांसद पूरे मंत्री परिषद को, पूरे मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। सरकार ये नहीं बोल सकती है कि बाकी हर डिपार्टमेंट में, मंत्रालय में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर या कोई डिफेंस मिनिस्टर ही बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनका कॉलर पकड़िए या उनसे सवाल पूछिए, हम हमारी सरकार को क्लीन चिट दीजिए। ऐसा नहीं है। अगर एक भी मंत्री किसी भी मंत्रालय का बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो पूरी सरकार की जवाबदेही है संसद के लिए कि आखिर आप कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक मंत्री से आप सवाल नहीं पूछेंगे या उनको उत्तरदायित्व उनका नहीं, जिम्मेदारी उनका तय करेंगे। प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश में कौन चुनाव जीतेगा इसके लिए कोई एक कैटेगरी नहीं बनाई गई है कि जब तक कोई चुनाव लड़ने गया और 50% उसको वोट नहीं मिलेगा तो उसको विजेता नहीं घोषित किया जाएगा। जिसके भी सबसे अधिक वोट होंगे, भले ही वो एक वोट ज्यादा क्यों ना हो अपने दूसरे नंबर के प्रतिद्वंदी से, आप विजयी घोषित हो जाएंगे। यानी जो जितना ज्यादा वोट पाया, जो भी चुनाव लड़ा और जिसके सबसे अधिक वोट हुए, वो हो जाएगा विजेता। यानी कि एक पोस्ट है, एक मान लीजिए एक ऐसे पोस्ट होगा, रिबन जैसा होगा, आप ऐसे रेस में दौड़ रहे हैं, तो जो इसको क्रॉस कर गया, भले ही बगल वाला 1 ही सेंटीमीटर दूर हो, दूसरा तीसरा नंबर वाला 2 सेंटीमीटर दूर हो, आप हो जाएंगे विजेता। यहाँ ये नहीं बोला गया है कि जब आप रिबन को तोड़ेंगे, जीत की लकीर के पास पहुंचेंगे तो आपकी 15 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये होता है प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली। कौन पहले सबसे अधिक ज्यादा वोट पा गया, वही हो गया विजेता। स्रोत में अब हम देखेंगे कनाडा। कनाडा के बारे में अभी मैंने आपको क्या बताया? कभी भी आप देखेंगे केंद्र मजबूत होता हुआ दिख रहा है तो आप कनाडा की तरफ जाएंगे। समझिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मजबूत केंद्र आप बना रहे हैं, हमारे देश में ये चीज लिया गया है। आप देखिए, किसी भी राज्य की बाउंड्री को तोड़ा जा सकता है, किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। केरल केरलम हो गया, उड़ीसा ओडिशा हो गया, इस तरीके से सबका नाम बदला है समय समय पे। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, रेसिड्यूअरी पावर्स विद सेंटर। वो पावर मतलब वो समझ लीजिए ऐसा कोई शक्ति जो 3 तरह की जो सूची में बांटा गया है और वो किसी में क्लियर नहीं लिखा गया है। जैसे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी बताया ही नहीं गया, अचानक से नया टेक्नोलॉजी आया है। तो यहाँ पे राज्य सरकारें नहीं बोल सकती हैं कि हम अपना कानून बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये रेसिड्यूअरी पावर है, तो इसका किसके पास ताकत जाएगा? केंद्र के पास। केंद्र सरकार अब एक कानून ऐसा बनाएगा जो पूरे देश में लागू होगा। तो ये कैसे उसको मिला? ये कनाडा से मिला। देखिए, पहली लाइन भी बताती है कि केंद्र सरकार ताकतवर है, दूसरा पॉइंट भी बताता है कि केंद्र सरकार ताकतवर है, तीसरा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। राज्य नहीं चुन पा रहे हैं कि उनका राज्यपाल कैसा हो। राज्यपालों को राज्य नहीं चुन पा रहे हैं कि कैसा राज्यपाल हो, यानी कि किसी भी राज्य के पास ये मर्जी नहीं है अपने राज्यपाल को, गवर्नर को चुनने का। तो केंद्र सरकार राज्यपालों को नियुक्त करके राज्यों के पास भेजता है। तो फिर से केंद्र सरकार मजबूत होते हुए नजर आ रही है। और विधेयक को सुरक्षित रखना, रिजर्वेशन ऑफ बिल्स। आपको पता है कि राज्य सरकार कोई भी बिल पास करती है विधानमंडल के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो गवर्नर जी के पास जाता है। गवर्नर साहब जो होते हैं वो उस पर साइन करते हैं, तब वो बिल जो है कानून का रूप लेता है। लेकिन गवर्नर को ये संविधान में ताकत मिला हुआ है कि वो किसी बिल को अगर चाहे तो राष्ट्रपति जी के पास भेज सकता है, सुरक्षित रख सकता है उसको पारित करने के लिए। तो यानी कि वहां पर मामला राज्य सरकार के हाथ से निकल के अब राष्ट्रपति के पास गया। और संविधान में आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है अपने मर्जी के हिसाब से निर्णय नहीं ले सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस को, आप सिचुएशन को हटा दीजिए। नॉर्मल सिचुएशन में अगर देश चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वहां पे राष्ट्रपति जी जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद है, उसके डिसीजन पे अपना निर्णय लेते हैं। सिर्फ वो हामी भरते हैं कि अच्छा वो बोला गया है तो इस तरह से हमें साइन करना है। तो यानी केंद्र सरकार फिर यहाँ ताकतवर होगी। तो ये चारों प्रावधान हमें बताता है कि केंद्र सरकार काफी ताकतवर है। तो हमने ये प्रावधान कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगले पे आते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग बोरोड फीचर्स। अब यहां पर ये किसका है? ये है आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में आप देखेंगे तो आयरलैंड एक पीसफुल देश है। आयरलैंड जिम्मेदारी बताने में विश्वास रखता है कि नागरिकों के पास अधिकार हो, लेकिन नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी पूरे करने चाहिए, ताकि हमारा अगल बगल जो माहौल है, प्रकृति है, वो बेहतर हो।
शांति रहे और सुरक्षित रहे। तो इसीलिए राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डीपीएसपी हैं, जो आपको ये बोध कराता है कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। हालांकि ये लागू नहीं होता है आपके ऊपर, ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको इसको मानना ही मानना है, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। ये जिम्मेदारी का एहसास आपको डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक निदेशक तत्व से मिलता है, और ये आयरलैंड से हमने लिया है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, यानी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी जो हैं वो डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको आप लोग विधायक या सांसद बोलते हैं स्टेट में, यानी कि एमएलए, और केंद्र में आप बोलते हैं एमपी। अब वो लोग जो हैं, चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं आपके द्वारा, वो चुनाव करते हैं राष्ट्रपति जी का। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड है, इसको आप बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो ये जो है, ये हमने कहाँ से प्रक्रिया को अपनाया है? आयरलैंड से। और राज्यसभा में मनोनयन, ये जो नॉमिनेशन आप 12 लोगों का करते हैं राज्यसभा में, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस, ये 4 जो अलग अलग फील्ड से, ये जो है आप कहाँ से उठाए हैं? वहां से उठाए हैं, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से स्रोत उठाने का मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा रहा है, आपके टैलेंट की कद्र की जा रही है, क्योंकि अगर आप टैलेंटेड हैं और पब्लिक के द्वारा नहीं चुने जा रहे हैं, तो भी जो कानून बने उसमें आपका भी एक्सपर्टीज दिखे, आपकी भी राय दिखे। आप बहुत बेहतरीन लिटरेचर समाज से जुड़े हैं, बहुत बेहतरीन आर्ट्स समाज से जुड़े हैं, तो आपकी भी बात सरकार तक पहुंचे सांसद के तौर पे। इसीलिए 12 लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है राज्यसभा में। अब बात करते हैं जर्मनी की। अब यहां देखिए, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो आपातकालीन स्थिति है, हमने अभी पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी आपातकाल हमने लिया है और जर्मनी से भी लिया है। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? आपातकालीन स्थिति का बोध जो आपको कराए, जो बताए कि देखो अगर आपातकाल सिचुएशन आ गया तो केंद्र को ताकतवर बना दो, केंद्र को ताकत ये दे दो कि वो राज्यों की सूची में जाके कानून बना पाए। केंद्र के बनाने का मतलब है कि संसद बना ले, वो कहीं ना कहीं सरकार, राज्य सरकार की जगह खुद वहां से निर्णय ले केंद्र से बैठ के। ये सब बातें आपातकालीन में जो आपको मिला, आपको आइडिया मिला, ये आइडिया आपको किसने दिया? ये दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जर्मनी की जब बात आई तो जर्मनी ने आपको बोला कि एक काम करो, जब आपातकालीन स्थिति हो तो मौलिक अधिकारों को रोको। क्यों? अब आप बात समझिए, मान लीजिए कि वॉर जैसा सिचुएशन हो रहा है भारत का किसी देश के साथ में। अब लोग बोलेंगे आपने मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया, अब वो प्रोटेस्ट करके खुल के कुछ भी बोल रहे हैं, फेसबुक पे कुछ भी लिख रहे हैं, तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाला जाए देश के अंदर कि बाहर दुश्मन से लड़ा जाए? तो इसीलिए एक ऐसा सिचुएशन हो कि देश में कम से कम पकड़ हो, स्थिरता बनी रहे और पूरा ध्यान केंद्रित रहे बाहर जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम आई है उसके ऊपर। इसीलिए मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। लेकिन जो 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसा ना हो कि मौलिक अधिकारों के निलंबन के नाम पर आपके जीवन में ही प्रॉब्लम आ जाए, आपका जीवन दांव पर हो जाए। इसीलिए आर्टिकल 21 रखा जाता है, और बिना बात का आपको गिरफ्तारी न किया जाए, आर्टिकल 20 इसीलिए रखा जाता है। उसके बाद जापान ने क्या बताया? जापान ने बताया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापान हमेशा जाना जाता है अपने सिविक सेंस के लिए, जापान हमेशा जाना जाता है नागरिकों के बेहतर तरीके के कर्तव्य के लिए, हमेशा जाना जाता है कि लोगों की समझ के लिए, परख के लिए। तो उसने वहां से हम लोगों ने क्या लिया कि कोई भी कानून बने, कोई भी सजा मिले, कोई भी निर्णय लिए जाएं, तो जो कानून की प्रक्रिया बनी है, प्रक्रिया के हिसाब से हो। आप आर्टिकल 21 में भी पढ़ते हैं ना कि आपका जीवन ऐसे नहीं छीना जा सकता है। आपका जीवन छीनने का एकमात्र तरीका क्या है? जो कानून द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आपकी स्वतंत्रता तभी छीनी जा सकती है जब वो कानून के द्वारा जो एक प्रक्रिया स्थापित की गई है उसके माध्यम से। अब वो सही है कि नहीं, आप उसमें कोर्ट में जाके करिए, केस करिए। तो हमने वहां से जापान से तरीका सीखा कि भाई ऐसा है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से हमने लिया और सीखा। और अगला जो हमारा लास्ट जो है, इसके बाद एक और है, ये देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ हमने लिया, साउथ अफ्रीका से भी हमने लिया, पूरे देश को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट लिया। जो समवर्ती सूची है इसके बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। शक्तियों का जो विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपने लिया, लेकिन और बेहतर तरीके से एक से आपने आइडिया लिया और एक से आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही ले लिया। तो ये स्ट्रक्चर देने का काम किया है ऑस्ट्रेलिया ने।
संयुक्त बैठक। ज्वाइंट सिटिंग आपको पता है, ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल लिखिएगा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, जब हम लोग आगे देखेंगे संविधान में तो आपको आइडिया मिलेगा। ज्वाइंट सिटिंग कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत होता है। इसे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, लेकिन जो स्पीकर होते हैं वो इसकी चेयरमैनशिप करते हैं, मतलब इसकी अध्यक्षता चेयर स्पीकर करते हैं। अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तब इसकी जो अध्यक्षता है वो करते हैं डिप्टी जो स्पीकर हैं। और अगर स्पीकर भी नहीं है, लोकसभा के स्पीकर नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी मौजूद नहीं है, तब जो चेयरमैन है वो नहीं करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन अध्यक्षता नहीं करते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा में गद्दी पर बैठने वाले एकमात्र केवल चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि लोकसभा राज्यसभा का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग में उनको अलाउ नहीं किया जाता है। जो उनके बाद डिप्टी चेयरमैन होगा, उपसभापति राज्यसभा का, वो फिर ये संयुक्त बैठक में हिस्सा लेते हैं, अध्यक्षता करते हैं, अगर लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं है तब। व्यापार की स्वतंत्रता आपको अपने देश में है, आपका फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 19 में आप पढ़ते हैं इसको। तो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आप वाणिज्य का जो आपका अधिकार है, व्यापार की स्वतंत्रता, ये आपने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, आर्टिकल 363 अनुच्छेद 368 में जो आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से संविधान में संशोधन करना है। 2/3 सांसद लोग मौजूद होने चाहिए, 50% से अधिक जो है सांसदों का आपको मिलना चाहिए, हामी मिलनी चाहिए, उनकी सहमति मिलनी चाहिए। ये सब जो प्रक्रिया आपने पढ़ा हुआ है वो आपका कहाँ से आपने पढ़ा हुआ है? ये आपने लिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा का जो चुनाव है, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, अब राज्यसभा के जो मेंबर है, सांसद हैं, उनको भी सीधे सीधे आप नहीं चुनते हैं, जो आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, विधानमंडल में मौजूद हैं विधायक लोग, वो चुनते हैं। लोकसभा में तो आप सीधे सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं क्योंकि उनकी एरिया फिक्स होती है। राज्यसभा के सांसद एक स्टेट में तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो किसी खास एरिया के नहीं होते, इसीलिए पब्लिक द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, ताकि हर एक राज्य का भी बात रखने के लिए कोई ना कोई संसद में मौजूद रहे। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके चुने गए प्रतिनिधि हैं वो आप ही के द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो हर चीज जो है बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सोच समझ के बनाई गई है। और ये जो हमारा आखिरी स्लाइड है आज का, जो हम अपने स्रोत को पढ़ रहे हैं संविधान के, इसमें हम अब पढ़ेंगे आगे रूस से। अब यूएसएसआर की तरफ देखिए। यूएसएसआर जो है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन मांगता है। वो ये बताता है कि आप नागरिक लोगों को हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन आप नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य हैं जो कि करना है। वो आपको ड्यूटी सिखाता है, वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। इसीलिए मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ते हैं, वो कहाँ से आप जानते हैं? यूएसएसआर की वजह से। उसके बाद न्याय का आदर्श, आइडिया ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस भी आपने वहीं से लिया है। और जब बात करते हैं फ्रांस के लिए, तो यहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए और बंधुत्व होना चाहिए। प्रियम्बल में हम इसके ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना में जो आप ये चीज पढ़ते हैं, आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑफ ये लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी में भी 3 तरह की इक्वालिटी, कई तरह की इक्वालिटी आप पढ़ेंगे। लिबर्टी आपको क्या क्या होनी चाहिए? अपने विचारों की स्वतंत्रता आपके पास होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपके पास है। और बंधुत्व, जो फ्रेटर्निटी की बात है कि भाई आप कौन से कोई भी धर्म के हों हमारे देश में, आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। टॉलरेंस के बारे में जो आप पढ़ते हैं, सम्राट अशोक के भी जो आप प्रमुख शिलालेख हैं उसमें जो आप पढ़ाई करते हैं, जो हम लोगों का पहला एक क्वेश्चन था जो हमें ये बताने की कोशिश करता है, वो सम्राट अशोक का प्रमुख शिलालेख 12 था। उससे हमें क्या जानने को मिलता है? रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता समाज में होनी चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता कैसे होगी? जब हर एक अलग अलग धर्म के लोगों को आप उसी सम्मान के नज़र से देखेंगे जैसे आप अपने धर्म के लोगों को देखते हैं। किसी भी धर्म को आप कम नहीं आंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आंक रहे हैं, सम्मान तरीके से देख रहे हैं, तो हर एक नागरिक को ये फील होगा कि इस देश में आप कोई भी धर्म को मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक में जब आप एक दूसरे से मिल रहे हैं तो बिल्कुल वही बंधुत्व है। हाँ, अगर आपको कोई जज करेगा तो आपके धर्म से, आपकी जाति से, आपके पैदा हुए जगह से नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर से। तो बिहेवियर एक मापदंड हो सकता है और उसमें पूरा अधिकार है आपको कि आप बिहेवियर के आधार पे किसी को सही गलत आंक सकते हैं, लेकिन आधार आपका बिहेवियर होना चाहिए। तो ये बंधुत्व की जब फीलिंग होगी तो सारे लोग पीसफुल तरीके से रहेंगे, समाज में सुरक्षा, आप शांति से रहेंगे। जब शांति होगी तो आप तरक्की करेंगे, चाहे वो आपका मानव विकास हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर है,
ये आज कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यानी भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इन विशेषताओं को हम जानेंगे कि संविधान जो हमारा है वो यूनिक क्यों है। हम आपने पढ़ तो लिया कितने सारे स्रोत से मिलाया गया है, लेकिन उसके कुछ यूनिक फीचर्स है, प्रमुख विशेषताएं हैं। वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको संविधान का पूरा ऐसे लेखा जोखा समझ में आएगा। जो अभी एक आउटलाइन बन रहा है, फ्रेमवर्क बन रहा है संविधान का, वो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा हमारे संविधान में ये है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक कर्तव्य है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएँगी। ये नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसको समझेंगे। तो आज जो स्रोत है इसके बारे में हम लोगों ने देखा, चाहे दक्षिण अफ्रीका से बात हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से स्रोत लेने की बात हो, चाहे जापान से हम लोगों ने लिया हो, जर्मनी से लिया है, आयरलैंड से लिया है, कनाडा से हम लोगों ने केंद्र को मजबूत बनाया है, ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली को लिया, एकल नागरिकता को लिया। और ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आप भारत में कहीं भी पैदा हुए हो, कहीं भी रह रहे हो, आप सिर्फ भारतीय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने स्रोत लिया। भारत, हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उसके पहले हम लोगों ने ये समिति पढ़ी। इसको प्लीज़ आप अपने हाथ से 4-5 बार लिखिएगा। और एग्ज़ाम के पहले जो इनमें से वो नाम है जो आपको लगता है कि अक्सर आपसे छूट जाता है, उसको ज़रूर रिवाइज़ करना है। हालाँकि जब अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में आज देखा तो हमने स्टार लगा लिया था। तो आप दोबारा से जाके वहाँ पर वीडियो में स्टार मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये वो नाम है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल हैं, आप इनको याद रखिएगा। अंतरिम सरकार में जिनके पास जो मंत्रालय था आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपको याद रखना होता है, तो बर्डन नहीं देना है अपने ऊपर, बहुत परेशान नहीं होना है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। और ये नेशनल सिंबल्स और इवेंट्स थे, कुछ महत्वपूर्ण डेट थे, इनके बारे में हमने जान लिया। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि जो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ? ये गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था पहली बार 1896 में, ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और 1-2 क्वेश्चन अगर मैंने कुछ और पूछा है तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ज़रूर पूछिएगा। इससे आपका नॉलेज बढ़ता है और एक-दूसरे से भी हम सभी लोगों को सीखने को मिलता है। और ये फाइनली, ये हमने सदस्यों के बारे में देख लिया, 15 महिला सदस्य होती हैं। और बाकी ये एक डेटा आपको वो याद रखना था। और कुल 12 अधिवेशन संविधान सभा के हुए थे, 12 सेशंस हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कमेटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, ये सारी चीज़ें जो है ये देखा था। और यहाँ से आज हमारी क्लास शुरू हुई थी। और ये हमारी क्लास थी संविधान सभा के बारे में। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आज की क्लास आप ज़रूर देखिएगा। शुरुआत के 2 से 3 क्लास बेस बनेगा और फिर हम संविधान के अंदर डिटेल में जाना शुरू करेंगे, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स उनको पढ़ेंगे, आपके मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग संसद की तरफ बढ़ेंगे। संसद पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कानून कैसे बन रहा है, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद उसी तरीके से राज्य विधानमंडल कार्य करते हैं, राज्यों के लिए जैसे संसद कार्य करता है पूरे देश के लिए। और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। संविधान के बहुत बड़े-बड़े संस्थान हैं। संवैधानिक संस्थानों के बिना सिस्टम का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इन सब चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और वहाँ से प्री और मेंस का आप लोगों का बेस तैयार होगा। तो कहाँ से मेंस का क्वेश्चन आ सकता है ये भी आप लोगों को बता देंगे, ताकि वहाँ पर आप लोग अलग से उस पे जब भी कुछ मेहनत करना चाहे या जब भी मेंस में पढ़ें, तो आपको ये दिमाग में क्लिक करे कि हाँ, ये जो टॉपिक है यहाँ पे कहीं न कहीं मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।